नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज से निकले लोगों ने झूठ का जो संक्रमण फैलाया उसे देश ने देखा और उसके चपेट में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। जमात के ऐसे लोग पकड़े गए, उन पर केस भी दर्ज हुआ, लेकिन उनका जो सरदार है जिस पर रोक के बावजूद तबलीगी जमात का मरकज कराने का आरोप है वो अब भी फरार है। जी हां, मौलाना साद अब भी दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर है। उत्तर प्रदेश के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर छापा मारा गया। 24 दिन के बाद भी पुलिस उसकी परछाई तक नहीं खोज पाई है। दूसरी तरफ हम एक बड़ा खुलासा यह कर रहे हैं कि मौलाना साद के काले धन के कनेक्शन की पड़ताल में ईडी ने 24 लोगों से पूछताछ की है। जी हां, 24 संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई है। उसके तमाम वो बैंक खाते जो संदिग्ध हैं, जिनमें विदेशों से फंड आया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तार विदेशों से आए पैसे और हवाला नेटवर्क के जुड़ने से यह मामला संगीन हो गया है। इस मामले में उस पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। इसलिए सवाल है कि 24 दिन बाद उसका सुराग क्यों नहीं लगा, क्यों खुफिया एजेंसियां नाकाम हो रही हैं। कानून के फंदे से मौलाना साद को जिसने जहर का प्रसाद बांटा है उसको कौन बचा रहा है। यह बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि मौलाना साद के विदेशों से काले धन की, हवाला के धन की जो पड़ताल चल रही है उसमें ईडी ने शिकंजा कसा है। 24 लोगों से पूछताछ हुई है और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के बैंक अकाउंट को खंगालने के लिए वहां उसके गांव में, शामली में भी पहुंची है, तमाम लिंक को तलाशने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शिकंजा कसने की तैयारी में ईडी है, बाकी एजेंसियां भी लगी हुई हैं। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली में मरकज के जरिए लोगों को कोरोना बांटकर मरघट तक पहुंचाने वाला, कब्रिस्तान तक पहुंचाने वाला मौलाना साद आखिर है कहां? जहर का प्रसाद जिसने बांटा उसको सुरक्षा एजेंसियां अब तक अपने शिकंजे में क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि किसी ने उसको संरक्षण दिया हुआ है और कोई उसको बचाना चाहता है। और उसके सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा कि मौलाना साद ने कानून के नियम का और बाकी चीजों का उल्लंघन किया। एक मौलाना जिसने अपने समर्थकों को भड़काया, महामारी पर धार्मिक रंग चढ़ाया, अब उसके छिपने छिपाने का खेल खत्म होने वाला है। डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो, मुलाकातें छोड़ो। चौबीस दिनों से फरार मौलाना होगा गिरफ्तार। दिल्ली से शामली तक भगोड़े मौलाना की तलाश। यह है मौलाना साद, जिसकी तलाश पिछले 24 दिन से है। दिल्ली पुलिस ने इस मौलाना पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया है। लेकिन देश को कोरोना वायरस की आग में झोंकने का आरोपी मौलाना साद पिछले 24 दिनों से फरार है। लेकिन अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस साद की तलाश में उसके अलग अलग ठिकानों पर छापे मार रही है। इसी कड़ी में शामली के कांधला में भी छापा मारा गया। शामली के कांधला में मौलाना साद का आलीशान फार्म हाउस है, जहां तमाम ऐशो आराम की सुविधा है। पुलिस के मुताबिक देश की जनता की जान से खिलवाड़ करने वाला मौलाना, महामारी को धार्मिक रंग देने वाला मौलाना, अपने समर्थकों को भड़काने वाला मौलाना इसी फार्म हाउस में आकर छिपा था। कितने लोग थे सर? कितने लोग? अच्छा सर, कुछ मिला? सहारनपुर जाएगी पुलिस उसके वहाँ पे? दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में लॉकडाउन के दौरान जमातियों को इकट्ठा करने, उन्हें भड़काने के मामले में केस दर्ज होने पर दिल्ली पुलिस ने जांच से जुड़ने को कहा। तब मौलाना साद ने खुद को क्वारंटीन करने की बात कही, लेकिन क्वारंटीन का वक्त खत्म होने के बाद भी मौलाना साद जांच में शामिल नहीं हुआ तो पुलिस ने छापेमारी शुरू की। फरार मौलाना साद तो फार्म हाउस में नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने फार्म हाउस के चप्पे चप्पे को खंगाला। माना जा रहा है कि पुलिस मौलाना साद के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कांधला गई।
ताकि जब मरकज के मौलाना से पूछताछ हो तो पुलिस के हाथों में पर्याप्त सबूत हो। निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने हुए मजहबी जलसे में शामिल हुए लोगों से बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैला है। अब तक मरकज से जुड़े 4000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय तबलीगी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच कर रहा है। ईडी ने भी मौलाना साद और मरकज से जुड़े कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मौलाना साद पर कई गोरख धंधों में शामिल होने का आरोप लगा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मौलाना साद पर बड़ा खुलासा। ईडी ने कई संदिग्ध अकाउंट्स जो हैं बैंकों में, उनको अभी खंगालना शुरू किया है। मौलाना साद से जुड़े लोगों पर काले जो धन के इस्तेमाल का आरोप है उसकी जांच हो रही है। 24 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। आरोप सही हुए तो मौलाना साद के लिए विदेशी कनेक्शन की जांच जरूरी होगी। विदेश में बैठा वो कौन शख्स है जिसने मौलाना साद को इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर की है? क्या पैसे ट्रांसफर करने वाला शख्स देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है? मौलाना साहब के 24 कथित सहयोगियों से पूछताछ की गई है। ईडी ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के शामली के फार्म हाउस पर पहुंच चुकी है। तो अंदाजा लगाइए कि एक मौलाना है जो तबलीगी जमात का एक तरह से इतना बड़ा धर्मगुरु कहलाता है, वो देश की सरकार को चुनौती दे रहा है, देश के कानून को चुनौती दे रहा है, अपने समाज के लोगों को धोखा दे रहा है। हम इस पूरे विवाद को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते हैं। न ये हिंदू धर्म का मामला है, न मुस्लिम धर्म का मामला है। कोरोना धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, किसी धर्म का युद्ध नहीं है, बल्कि ये विश्व युद्ध है जिससे मिलकर लड़ना होगा। सवाल हिंदू का नहीं है, सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल सिख का नहीं है, सवाल ईसाई का नहीं है, सवाल अमीर और गरीब का नहीं है। अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इससे प्रभावित हैं तो ब्रिटेन की महारानी को भी अपना महल छोड़कर जाना पड़ता है और वो एक तरह से सेल्फ आइसोलेशन में चली जाती हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना का असर हुआ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की पत्नी जो है वो इससे प्रभावित हुई और दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने देखा कि किस तरह से इसका संकट बढ़ा हुआ है। अमेरिका ने भारत से मदद मांगी और ऐसे में मौलाना साद का ये पूरा वाकया आपके सामने आया कि मरकज ने कितने लोगों को ये कोरोना का जहर बांट दिया और मरकज के इस कार्यक्रम से निकले लोगों को मौत बांटते रहे, जहर बांटते रहे। हम बार बार कह रहे हैं कि मौलाना साद ने जहर का प्रसाद बांटा है और प्रसाद जहरीला नहीं होता है जब तक उसमें जहर ना मिलाया जाए। मैं आपको बार बार साफ कर दूं कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, ना हम उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये कि जो आदमी अपने धर्म का प्रचार करता है वो उसी धर्म के लोगों को मौत कैसे बांट सकता है? और इसी पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। समीर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक सिन्हा हमारे साथ हैं, संघ विचारक हैं आप। सरदार परमिंदर सिंह हैं, सदस्य हैं अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के। मतीन खान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मुस्लिम लीग के। सिकंदर रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। और राजेंद्र त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। साथ ही हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त राहुल मिश्रा और शोएब रजा, दो सहयोगी हमारे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, शामली में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी। राम, सीधे हमको वहां चलना पड़ेगा जी। राहुल और शोएब, ये जोड़ी देखिए हमारी। शोएब रजा जो है वो खुलासा करके लाए थे सबसे पहले हिंदुस्तान में। अगर किसी ने खबर चलाई थी तो वो पत्रकार शोएब रजा हैं। इन्होंने बताया था कि मरकज में किस तरह से जमावड़ा सजा हुआ है और इन्होंने ये खुलासा किया था। तब हम भी नहीं समझ पाए थे कि इस तरह से कोरोना बांटने वालों का यहाँ जमघट लगा हुआ है। राहुल मिश्रा हमारे वो सहयोगी हैं जो दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं। शोएब, मौलाना साद को जिस अंदाज में हम देखते थे, शामली में तो हमने देखा कि बड़ा तामझाम है, वहां तो स्विमिंग पूल है और वहां पर ऐसा फार्म हाउस है कि लगता है कि ये धर्मगुरु ना होकर कोई किसी बड़े राज्य के, किसी बड़े देश के
ये शासक हैं। बिल्कुल देखिए, जो आज भी अगर कांधला की बात करें, क्योंकि शामली जिले के कांधला कस्बे में ये फार्म हाउस है जहां पर हम मौजूद हैं, और आज तकरीबन 12:40 के करीब यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची थी। वो इसीलिए पहुंची थी कि अलग अलग हम देख रहे थे कि पिछले 3 दिनों से ऑडियो जारी हो रहे थे, और उनकी लोकेशन जो हमें सोर्स के हवाले से खबर मिली है कि उनकी लोकेशन कांधला में मिल रही थी, कि वो यहाँ से कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रही थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची और फार्म हाउस के अंदर भी गई, और अंदर जो चीजें मिली उस पूछताछ भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन वहाँ तकरीबन 4 से 5 सेवादार थे। इसके अलावा वहाँ पर जो चचेरे भाई है मौलाना साद के, वो भी मौजूद थे। ये कोशिश की क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर जानने की कि दरअसल इतना बड़ा जो साम्राज्य है जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसकी सच्चाई क्या है। क्या जब मौलाना साद की गिरफ्तारी होगी, या जाहिर सी बात है वो सामने आएगा, उसके बाद पुख्ता सबूत उनके खिलाफ मिले, और किस तरह से एक तरीके से पुख्ता जो कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा सके, और जो लोकेशन बताई जा रही है, क्योंकि 2 जगहों पर यकीनन अलग अलग बातें कही जा रही है कि दिल्ली का जाकिर नगर और एक कांधला, जहां जो पुश्तैनी घर है मौलाना साद का, इन दोनों जगहों पर लोकेशन को बताया जा रहा था कि यहां पर मौलाना साद हो सकता है। इसीलिए पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी बात जो भी उसकी तरफ से पूछताछ में हो सकती है, पुख्ता सबूत उनके इकट्ठा किया जाए। और आज तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई, और क्राइम ब्रांच बगैर किसी से बात किए दिल्ली वापस लौट आई है। लेकिन खबर यही है कि यकीनन जो फार्म हाउस की जहां तक बात है कि यहां से भी कुछ सबूत उसको हाथ लगे हैं। अब दिल्ली जिस तरह से जो लोकेशन बताए जा रहे हैं कि वो जाकिर नगर में हो सकता है, तो वहां भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि उसको साधा जाए, और कुछ ही दिनों के बाद जब उसकी गिरफ्तारी हो तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज है, कोरोना फैलाने का उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो तमाम जो सबूत उसके खिलाफ मिले, कम से कम पुख्ता तरीके से उस पर कार्रवाई की जा सके। और जो कड़िया, क्योंकि सिर्फ मौलाना साद नहीं है बल्कि 4 या 5 और उसके साथी है जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, तो किसी भी तरह से उनकी भी अगर लोकेशन ट्रेस की जाती है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, क्योंकि 28 तारीख को मरकज से निकल गया था मौलाना साद। 30 तारीख को जब यह खबर आम हुई, और हमने सुबह के वक्त यह खबर सबसे पहले, उससे पहले भी हमने यह खबर दिखाई थी, और 30 तारीख की शाम के वक्त तमाम जो मीडिया है वो इस खबर को लेकर आया, लेकिन हमने उससे पहले ही इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है, और इस तरह से कोरोना फैलने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई चली, और 28 तारीख को ही, क्योंकि जब मीडिया में खबर आई उससे पहले 28 तारीख को ही मौलाना साद वहां से गायब हो गया था। अब वो कहां पर गया, पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है। कई तरह की जो बातें हैं वो इस पूरे पशुपेश में जरूर है कि कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ उसको पकड़ना चाहती है, हर तरह की जो सबूत है वो इकट्ठा करके, ताकि जब गिरफ्तारी हो बिल्कुल, तो फिर वो छूट ना पाए। और जो भी हमने देखा कि पूरे देश में, और ये सरकार बार बार इस बात को कहती रही है कि 30% से ज्यादा जो संक्रमण है कोरोना का वो जमात के जो लोग हैं उनसे फैला है, तो यकीनन एक बड़ी चुनौती मौलाना गिरफ्तार करने की भी है, और उसको सजा दिलाने की भी यकीनन पुलिस के सामने इस वक्त है। और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 50% से ज्यादा है, जो पूरे देश में 30% के आसपास है, वो यूपी में 50% से ज्यादा है। राहुल मिश्रा भी इस चीज पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। राहुल, 28 तारीख का जिक्र हो रहा है और वापस घूमकर 28 आने वाली है, महीना पूरा होने वाला है, लेकिन क्राइम ब्रांच आज शामली पहुंची, वहां भी मौलाना साद हाथ नहीं लगा। यह कहा जा रहा है कि कई जानकारियां उसके संबंध में हाथ लगी हैं क्राइम ब्रांच की। क्या चीजें इन सबके बीच में हैं कि पूरी इंटेलिजेंस हाथ में होने के बावजूद दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, कोऑर्डिनेशन की बात कही जा रही है, कहां चूक हो रही है? मौलाना साद क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है अब तक? एक लाइन जोड़ दूं मैं रामेश में, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है राहुल, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है अभी राहुल, पत्रकार के लिए प्रसाद होता है एक एक्सक्लूसिव खबर। आपको कोई प्रसाद मिला क्या? एक ये जरूर है कि ईडी ने जो पीएमएलए के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया हुआ है, उसमें जो 24 लोग हैं जो उनके करीबी हैं, 24 लोग, उनको भी उनके बैंक अकाउंट और जो बैंक अकाउंट उनसे जुड़े हुए हैं उन सभी को यहाँ पर खंगाला गया है कि आखिर में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा पैसा जो है आखिर में कहां से आता था, किस जगह से आता था, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर ली गई है। मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा इसमें कि यहाँ पे, क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं
ये चंद कदमों दूरी पे ही मौलाना साद का जो फार्म हाउस है वो चंद कदम दूर पे है और यहाँ पे जो छोटी नहर एक जाती है और ये फार्म हाउस तकरीबन 22 बीघे में फार्म हाउस ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। और जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी तो वहां पे पहले माली और जो नौकर, क्योंकि 2 नौकर वहां पे रहते हैं और एक माली रहता है, उन्होंने उस दरवाजे को खोला और उसके बाद दरवाजे को खोल करके टीम अंदर में गई थी और उसके बाद नौकरों से पूरी जानकारी वहां पे ली थी कि आखिर में मौलाना साद कब यहाँ पे आते हैं, कि कब कब यहाँ पे पहुंचते हैं, ये सारी चीजें वहां पे जानकारी ली गई। सुना है हमने कि वहां पर पड़ोसी राहुल वहां पे राहुल पड़ोसी राहुल जस्ट जो फार्म हाउस है उनके जस्ट घर के बगल में राहुल वहां पर हमने सुना है कि स्विमिंग पूल है। तो जो राहुल पूछा तो उनकी जानकारी थी कि 2 महीने पहले उन्होंने यहाँ पे देखा था, मौलाना साहब को यहाँ पे देखा था, उसके बाद से उन्होंने नहीं देखा है। राहुल आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मौलाना साहब का यहाँ से 75 किलोमीटर दूर ही सहारनपुर में ससुराल है मौलाना साहब की। तो क्राइम ब्रांच यहाँ पे आई है, जानकारी यहाँ पे ली है, दस्तावेजों को यहाँ पे खंगाला गया है। ईडी ने भी यदि कहा जाए तो उन बैंक के अकाउंटों को खंगाला है और 24 जो इनके करीबी हैं मौलाना साहब के करीबी लोगों से यहाँ पे जानकारी ली है कि आखिर में ये जो पैसे थे, ये आखिर में पैसे कहाँ से आते थे, किनके द्वारा आते थे और कौन कौन सा जरिया था, इन सभी चीजों की जानकारी राहुल मौलाना साद के बैंक अकाउंट्स को वो खंगाल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने ये फार्म हाउस खंगाला क्या? वहां मैंने सुना है कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में जाने का मौका मिला आपको? क्योंकि वहां ये भी सुना गया कि लग्जरी गाड़ियां भी हैं। तो पत्रकार तो सब तरह का माहौल देखता है और फिर उसके बाद समझता है कि भाई क्या है, मौलाना किस किस्म के शख्स हैं, किस तरह के धर्म गुरु हैं, क्योंकि यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां भी हैं, यहाँ पर इस तरह का पूरा तामझाम है। तो आप अंदर से निगाहें दौड़ा पाए? आपके आंखों में लगे कैमरे ने कुछ कैच किया? सर यदि ये कहा जाए तो, क्योंकि मैं तो वहां पे हम लोग गए थे, लेकिन जब टीम वहां पे पहुंची थी तो टीम ने पहले अंदर में जाने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया था और उसके बाद मैं जब वहां से टीम निकली भी है तो उस दरवाजे को उसके बाद ताला वहां पे लगा दिया गया था। लेकिन 22 बीघे में ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल, ये जो फार्म हाउस है ये 22 बीघे में फैला हुआ है। हर एक चीज लेविस स्टाइल, यहाँ पे यदि कहा जाए लेविस स्टाइल की यहाँ पे सारी वस्तुएं हैं। और एक और चीज है, जो छोटी नहर, क्योंकि मैंने छोटी नहर इसलिए कहा मैंने कि छोटी नहर से एक जो रास्ता जाता है और उसके बाद जो पीछे का, यदि 22 बीघे के पीछे इनका 2 दरवाजे हैं, जो पीछे का दरवाजे को जाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर आपको घूम करके और फिर पीछे की तरफ आपको जाना होता है। इस दरवाजे का रहस्य जो है वो आपसे जानेंगे राहुल। जरा हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, राम, मेहमानों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस दरवाजे का रहस्य आप जरा खोज कर रखिए, हम वापस आपके पास आएंगे। कुछ मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। सरदार आप शुरुआत करें। सरदार परमिंदर सिंह जी, प्रश्न आपसे है, क्योंकि आप लोगों ने यह मांग उठाई है, अल्पसंख्यक आयोग ने मांग उठाई है कि जमात पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या आपको इसके पीछे लगता है, आप लोगों के पास तो यह जिम्मेदारी है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनका कोई हक न मारे, इस बात का ख्याल भी आप लोगों को रखना है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि जमात को बंद कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जमात किसी भी धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है कि इकलौती जमात ही मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रही हो। जमात मुस्लिम समाज के मानने वालों में से आधा % लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है। हो क्या रहा है कि ये जो मरकज में लोग निकले, इन्होंने, पुलिस ने जब इनको कहा कि आप क्वारंटाइन हो जाइए, आप सामने आइए, ये सामने नहीं आए, ये जाके मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में छिप गए, ये मदरसों में छिप गए, ये मस्जिदों में छिप गए। जो निर्दोष मुस्लिम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक बस्तियों में जो निवासी हैं, जो सामान्य लोग हैं, जिनका इस कोरोना महामारी से कोई वास्ता नहीं है, ये उनके टच में आके वो निर्दोष लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं, वो भी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। जब लार्जर स्केल पे हमने पूरा माह इसका परीक्षण किया, परसों की स्थिति ये थी कि 1400 मरीज उत्तर प्रदेश में होते हैं संक्रमित और 1400 में से 938 लगभग जो हैं वो जमाती या उनसे संपर्क में आए लोग हैं। तो ऐसे तमाम लोग जब ये पूरा महामारी को फैला रहे हैं, इसके अलावा इनके द्वारा जो कृत्य किए गए, महिला डॉक्टरों के साथ अश्लीलता की गई, जिस प्रकार से पुलिस पे पत्थर मारे गए, थूका गया, ये सारे जितने कृत्य हैं ये देशद्रोह के श्रेणी में आते हैं और 124 से आईपीसी का अपराध गठित करते हैं देशद्रोह का। तो जब इन गतिविधियों को देखा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने, तो हम लोगों ने एक बैठक आहूत की और उस बैठक में लेकिन ने, जिसमें सोफिया, सरदार जी, मनोज मसीह और सरदार जी, बहुत देर नहीं हुई आपको जागने में? जी जी।
1 महीना हो गया आपको जाकर, 28 तारीख आने वाली है। नहीं, हम लोग अगर अल्पसंख्यक, सुनिए मेरी बात, नहीं, अल्पसंख्यक आयोग, सुनिए मेरी बात पहले सरदार जी, आप परमिंदर सिंह जी, आप विचारक हैं, आप समझते हैं व्यवस्था को। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, क्राइम ब्रांच वहां पहुंच चुकी है, ईडी मामला जांच कर रही है, मांग करने में कहीं देर तो नहीं कर दी? क्योंकि आपको सोचने में बहुत वक्त लगता है। नहीं, क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत के जितना भी डेटा हम लोग के समक्ष आया और जितनी चीजें हम लोग लगातार परिस्थितियों का जो है ऑब्जर्वेशन करते रहे, जब हमको लगा कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर और इनके कारण संपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय बदनाम भी हो रहा है और ये जाके वहां निर्दोष लोगों को कोरोना बांट रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आतंकवाद का ही स्वरूप है ना कि ये मानव बन के जा रहे हैं और जाके हर जगह संक्रमित कर रहे हैं। लखनऊ का सदर कैंटोनमेंट एरिया उसका एक बहुत बड़ी मिसाल है, रायबरेली का जायस देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, सब जगह इनकी स्थितियां यही आ रही हैं। तो इसलिए देशद्रोह के जिनके द्वारा जब कृत्य किए गए तो हम सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम लोग सरकार को एडवाइजरी जारी करें, अपनी रिकमेंडेशन जारी करें, और हम सदस्यों ने इस पे मतीन खान साहब स्वतंत्र सहमति के साथ ये निर्णय लिया और सरकार को मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मतीन खान साहब, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आप मुस्लिम लीग के, मैं जानना चाहता हूं कि जो ये मामला है ये हिंदू मुसलमान के खांचे में हम क्यों देख रहे हैं? ये धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी के धर्म युद्ध नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध भी नहीं है, ये विश्व युद्ध है महामारी से। आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसा फैला रहे हैं कि हम, भाई बीमारी को तो समझ लें, बीमारी क्या है? प्लेग फैला था, कभी स्पेनिश फ्लू आया था, कभी मलेरिया फैल जाता है, कभी काला बुखार फैल जाता है, कभी बच्चों की जान चली जाती है आपके पूरे पूर्वांचल के इलाकों में, ऐसा जैपनीज इंसेफ्लाइटिस फैल जाता है। तो हम इसको धर्म के खांचे में देखेंगे या आपको लगता है कि हमको नजरिया बदलना पड़ेगा अपना? देखिए दिलीप जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि इसको किसी भी ज़ात, बिरादरी, रंग और काले और गोरे में नहीं देखना है। तो लिहाजा ये जो सरदार परमीत सिंह जी जो कह रहे हैं, जैसे ही झूठ बोल रहे हैं कि साहब जमातियों ने थूका, ये सरासर झूठ है। और इसी तरह से भाजपा के लोगों के ज़रिए से इस तरह के जो झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये एक महामारी है। इस महामारी से हम सबको मिल कर के लड़ना है। लिहाजा इस तरह से जो एक प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है साहब, मौलाना साद, अब मुझे ये बताइए, हवाला क्या अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो हवाला का मामला है कि साहब हवाला से पैसा आ रहा है, अगर देश में हवाला चल रहा है तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हवाला पे अब तक क्यों नहीं अंकुश लगाया गया? हवाला का क्यों नहीं पैर तोड़ा गया, क्यों गर्दन नहीं तोड़ी गई? उनके चलाने वाले लोगों पर जब ईडी, ये तो मैं सारे हमारे पास एजेंसीज़ हैं, आईबी है, LIU है, बहुत सी एजेंसीज़ हैं, वो सारी एजेंसीज़ को मालूम है कि साहब ये मौलाना साद से इनके रिलेशन है, साहब ईडी से वो हवाला से पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। ये सब क्या भ्रम पैदा किया जा रहा है? अच्छा आप बताइए कि क्या होना चाहिए? जारी है मतीन खान साहब, होना क्या चाहिए? है क्या ये? अच्छा ये बताइए, तो मरकज के लोगों में संपर्क में, मतीन खान साहब पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, मरकज के लोगों के संपर्क में जो लोग आए मतीन खान साहब, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सब मारे जा रहे हैं, बचेगा कोई नहीं अगर ये हम हालात बनाते रहे तो। हम भ्रम फैलाने का बात नहीं, चलिए आप भ्रम दूर कर दीजिए। आपकी, हमारे जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम कौम के बड़े धर्मगुरु हैं या हिंदुओं से जुड़े हुए बड़े धर्मगुरु हैं, वो क्या आपस में आके बातचीत करके एक मंच पर आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए मसला जो है वो धर्म का नहीं है, जो गलत फैला रहे हैं उनके सामने आप आके बताइए ना भाई? बिल्कुल। आप ये बताइए कि दारुल उलूम देवबंद हो, नदवतुल उलमा हो, बरेली का आला हजरत हो, या हिंदुस्तान के किस मकतब फ़िक्र के लोगों ने इस बारे में बावर नहीं कराया कि ये एक महामारी है, इससे बचा जाए, नमाज़ों को घर में पढ़ा जाए, जुमे को घर में पढ़ा जाए, तरावी, अभी ईद आने वाली, आज में भी चांद नहीं हुआ, कल चांद होगा, परसों से, कल से रात से तरावी शुरू होगी, मगर ये सब ऐलानात किए गए,
हमारे उन दानिश्वर उलमा इकराम ने, बुद्धिजीवियों ने कि घरों में तरावी पढ़े, अपनी अपनी इंडिविजुअल नमाज पढ़े, ये क्या है? नहीं, ये तो अच्छी बात है। देखिए जनाब इसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं मतीन खान साहब, इसकी आलोचना कोई नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मरकज में किया गया है, मौलाना साद ने किया, उसकी मजम्मत कौन करेगा साहब? आप नहीं करेंगे? देखिए, आप क्यों नहीं करते हैं? हाँ, आप क्यों नहीं करते हैं? आपके लोग क्यों नहीं करते हैं? अरे कनिका कपूर को भी जेल होनी चाहिए। अरे जनाब, कनिका कपूर को भी जेल होनी चाहिए, जिन्होंने फैलाया उनको भी जेल होनी चाहिए। आप कनिका कपूर में क्यों अटक गए? आप मौलाना साद पे बताइए। हम तो कह रहे हैं सबको जेल जाना चाहिए, चाहे वो सीज फायर कंपनी से गलती, चाहे सीज फायर कंपनी नोएडा की हो। गलती यही गलती जमात के जिम्मेदार जो मौलाना साद साहब, उनसे गलती नहीं हो सकती। अरे तो जेल भेजने में दिक्कत क्या है? भाग क्यों रहे हैं? अपडेट, अरे भाग क्यों रहे हैं? कनिका कपूर को तो पकड़ के ले गई अथॉरिटीज, भागने की जरूरत क्या है? आप लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं। जेल में बंद किया। अरे आपकी कौम को मार रहे हैं, वो हिंदुओं को भी मार रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं, डॉक्टर्स को भी मार रहे हैं। बिल्कुल, यही अभी आप ही के जुमले थे, बड़े बड़े शानदार। दिलीप साहब, आपने कहा था कि कौन अपनी कौम के लोगों को मारने का वो प्लान कर लेंगे, क्या वो अपनी कौम? अरे हम ये कह नहीं रहे साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने, अरे जनाब जाने अनजाने मार तो रहे हैं, मौत तो बांट रहे हैं। एक गलती हुई, एक्सीडेंट होता है। अरे तो सामने तो आइए, भाग क्यों रहे हैं? कहाँ जाएंगे भागकर? सामने आइए। हिंदुस्तान के सब मुसलमानों को मिलके बोलना चाहिए, तुम बाहर आओ भाई। मैं उनको, मौलाना साद के अलावा तमाम भी लोगों से कहूंगा, जिन लोगों को जहां से भी कोई कनेक्शन लग रहा है कि उनको ये वायरस हो सकता है, वो लोग को, चाहे वो तबलीग जमात के हो या नॉन तबलीग हो, मुसलमान हो या कोई भी जात बरादरी के हो, सब लोग आ करके अपनी जांच कराएं और देश को बचाएं। और बड़ी खुशी की बात है कि एक बड़ा अच्छा साइन है हिंदुस्तान के अंदर, कि इस साइन के अंदर जिस तरह से आप देखेंगे, जो चाइना हो, फ्रांस हो, चलिए हम समीर जी के पास चलते हैं। राम, समीर जी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। रुकिए साहब, जनाब रुकिए जरा, हम बीजेपी का वर्जन लेते हैं। समीर सिंह जी, ये परमिंदर सिंह जी ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है इस बारे में कि जमात बैन होनी चाहिए। सरकार का पक्ष क्या है? दिलीप जी, सरकार का पक्ष पहले से आ चुका है और आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने पहले दिन से ही कोरोना से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं। निरंतर सवेरे से लेकर रात तक कोरोना से उत्तर प्रदेश की जनता महफूज रहे, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए सहयोग कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि कठिनाइयाँ हैं, मतीन साहब जैसे लोगों से कठिनाइयाँ हैं, जो लोग साद को बेगुनाह साबित करते हैं और ये कहते हैं कि साहब उनका कोई गुनाह नहीं है। मतीन साहब को ऐसे समय में आगे आना चाहिए। इन लोगों को आगे आके, इनके धर्मगुरुओं को आगे आके ऐसे लोगों को निवेदन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए कि वो लोग प्रशासन का सहयोग करें, स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद करें। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी को जाती है तो ऐसे ही लोगों को जाती है जो लोग चैनलों पर बैठ के मरकज के लोगों की हिमायत करते हैं और उनको बेगुनाह और नासमझी बताते हैं कि इस तरह की घटना नासमझी में हो गई। दिलीप जी, बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस आग्रह को किया था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एक कदम चल के उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर लगाम लगाया है और उत्तर प्रदेश आज सफल हुआ है कोरोना को रोकने में। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को चिकित्सा मिल रही है, लोगों को सुविधा मिल रही है। गरीब लोगों की चिंता की है सरकार ने। आज उत्तर प्रदेश धीरे धीरे अपने रास्ते पर लौट रहा है और मैं बड़े सलीके से कह रहा हूं कि ऐसे लोग, मतीन साहब जैसे लोग जो लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, इनको आगे आके, हमारे परमिंदर जी अभी कैंट की बात कर रहे थे और इनका टारगेट उस कैंट के क्षेत्र में इनको जाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। कल ही पुलिस पर हमला हुआ है कि वो पुलिस पर हमला ना करे, वो स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला ना करे और वो आगे आके अपनी जांच कराएं। में भी हमला नहीं होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी संजीदगी से हमला नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग और हमला जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो फैला रहे हैं, चाहे मुरादाबाद में फैला रहे हैं, चाहे प्रयाग के अंदर। मतीन साहब सुन लो, आएगा तुम्हारी बारी अपनी बात कहना। सुन लो, धैर्य रखो, आप अपनी बारी में कहना। अभी प्रयाग के अंदर एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इंडोनेशिया से आए लोगों को छुपा के रखा और प्रशासन को नहीं बताया। मुरादाबाद के अंदर जो लोग छुपे बैठे थे, हेल्थ वर्कर गए और उन पर हमला हुआ। कैंट के अंदर पुलिस ने रोका तो सिपाही को ले जाके मारा लोगों ने, पुलिस ने कार्रवाई की। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो ये कहते हैं साहब हमारे खिलाफ अन्याय और अत्याचार। मैं पूछता हूं प्रयागराज में कहां हमला हो गया? इन कार्रवाइयों से जान किसकी बचने वाली बोलते हैं आप? जमीर साहब जान किसकी बचने वाली है? कहां हमला हुआ? आज उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक कोरोना के पेशेंट उसी मरकज से निकले लोगों ने अपने संपर्क के लोगों को फैलाया है। यही देखिए, ये है इनका इंटेंशन। भाई आप महामारी को भी रंग दे रहे हैं। क्यों नहीं कराना चाहते? महामारी को आप अपने जीवन को क्यों नहीं बचाना चाहते? ये तो महामारी लामबंद है और ये महामारी को आप महामारी क्यों नहीं मानते हो? आप सरकार के जनाब राजेंद्र त्रिवेदी जी की राय लेते हैं। राजन जी की राय लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र त्रिवेदी जी, ये लग रहा है कि हिंदू मुसलमान का रंग होता जा रहा है। ये तो कोरोना को पता ही नहीं था कि वो इंडिया में जब आएगा, हिंदुस्तान में आएगा। हम बार बार कह रहे हैं लॉक हुए हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। तो यहाँ लगता है कि हम हिंदू मुसलमान वाले हो गए हैं। कोरोना को पता है क्या हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? त्रिवेदी जी, अभी आपका जो टॉपिक है मूल रूप से आज उस पर समाजवादी पार्टी और मेरा विचार यह है जी कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अभी हमारा कहना यह है कि आज ही एक राष्ट्रीय चैनल पर शाम को करीब लगभग 6:30 बजे एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हम सीधे सीधे स्वीकार कर रहे थे कि उनका नंबर मुझे मालूम है मौलाना साद का, और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता रंधावा साहब बता रहे थे कि जानकी नगर में हैं। तो मेरा एक सवाल है सीधा सीधा, अगर कोई गुनाहगार है, चाहे साध हो, चाहे वहां अवहेलना कर रहे येदुरप्पा साहब कर्नाटक में हो, चाहे कुमार स्वामी हो, चाहे कनका कपूर हो, साथ में जो उसमें भाग लिए थे, चाहे महारानी रही हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, सब के सब रूल ऑफ लॉ से ये देश चलता है, कानून का राज है, ये तालिबान नहीं है। अब रही बात, सवालिया निशान है कि इनकी एलआईओ, इनकी इंटेलिजेंस ये क्या कर रही थी। हम कतई मौलाना साहब के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी गुनाहगार कोई भी हो उसके साथ एक साथ व्यवहार होना चाहिए। अच्छा, आज बता रहे 28 तारीख हो गई। अरे भैया, जांच पड़ताल चली, इसके बाद आप क्यों नहीं धारा आईपीसी सीआरपीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? 82 आप स्टैंडर्ड घोषित करिए, फरार घोषित कर दिए न्यायालय से लेकर के मौलाना साहब फरार, और इसके बाद आप केवल उनको और अपने सुर्खियों में रहने के लिए आप महिमा मंडित कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के लोग मौलाना साहब को। हम कतई उनके पक्ष में नहीं है। जो अपराध करेगा, गुनाह करेगा, साधो कितना बड़ा मौलाना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और 82 के बाद तब नंबर आता है 83 का। आप क्यों नहीं शामली का 82 स्टैंड घोषित करके और 83 में फिर उनकी कुर्की करते हैं? आप बता रहे हैं कि ईडी छापा मार रही है, ये छापा मार रहा है, 28 दिन बाद याद आ रहा है ईडी और सब चीज। इसके पहले कहां थे आप? ये साबित करता है, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये साबित करता है। आपका प्रश्न है कौन बचा रहा है मौलाना को? हमारा विचार यह है कि उसको महिमा मंडित करने के लिए मौलाना साहब को सत्तारूढ़ दल बचा रहा है, भाजपा बचा रही है, केंद्र की सरकार बचा रही है। जब इतने ज्यादा लोग महामारी से मर गए, आज उसको
ये काम आपका है तिवारी जी। कोरोना कोई तिवारी जी ये समाजवादी पार्टी का काम है। बात मत सुनिए बात करने दीजिए। अपराधियों को बचाना, देशद्रोहियों को बचाना, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में है। देश के दुश्मनों को, आवाम के दुश्मनों को संरक्षण देना और बचाना, ये समाजवादी पार्टी के एजेंडे में। अरे आप शर्म करो तिवारी जी। मुजफ्फरनगर का दंगा कराने वाले लोग और मौलानाओं को जहाज से बुला के अखिलेश यादव चाय पिला रहे थे अपने यहाँ मुख्यमंत्री निवास में। आपको शर्म नहीं आती इस तरह का आरोप लगाते हुए? जिस प्रदेश के अंदर कड़ाई से एक गुनाहगारों को पकड़ा जा रहा है, जिस प्रदेश के अंदर मरकज के लोगों को ढूंढ के उनकी चेकिंग की जा रही है, उनकी जांच कराई जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनकी दवा की जा रही है, गुनाहगारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी मौलानाओं को अपने घरों में चाय पिला के देश के दुश्मनों को पनाह देने वाले लोग, महामारी को बांट रहे हैं, देश के अंदर वैमनस्यता फैलाने वाले लोग। आज अखिलेश यादव मेरा मौका है तो मैं बोलूंगा तो अखिलेश यादव। अच्छा समीर जी, आदरणीय संपादक समीर जी रुकिए। आप सब लोग रुकिए। बहुत पहले कर चुके हैं आग्रह। आप सब लोग रुकिए। अखिलेश यादव की बराबरी आप मत करिए। सब लोग आप रुकिए, एक एक करके बोलेंगे ना तो जनता को पता चलेगा कि कोरोना पर। देखिए कहाँ कर रहे हैं समीर जी, ये क्यों आ गए? समीर जी जरा निवेदन है, रुकिएगा जरा एक बार। आप लोग अगर एक एक करके बात रखेंगे, हम पूरी तसल्ली से बैठे हुए हैं और त्रिवेदी जी बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। संघ विचारक अशोक सिन्हा जी भी वो भी सुन रहे हैं। अशोक जी, और वहां पर आपका मूल प्रश्न जो था जी कि कोरोना डिबेट का जो प्रश्न है जी कि कौन संरक्षण दे रहा है, तो हम कह रहे हैं हमारा ये मानना है कि संरक्षण यही लोग दे रहे हैं। ठीक है, अशोक सिन्हा जी से पूछ लेते हैं। कितना बड़ा नगर है। त्रिवेदी जी आप तिवारी जी को मौका दीजिए। इन्होंने तिवारी जी बीच में कहा तो लगा, मैंने कहा समीर सिंह जी मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा साहब त्रिवेदी जी को बोलिए जरा। अशोक सिन्हा जी बताइए, संघ के विचारक हैं आप। आदरणीय संपादक जी दिलीप तिवारी जी। नहीं आदरणीय त्रिवेदी जी, हम तो आपकी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं कि लड़ना नहीं है साहब। हम सब लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे। मौलाना साद हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा त्रिवेदी जी, सम्मानित चैनल के साथ हैं। त्रिवेदी जी एक तस्वीर और दिखा रहा हूं। चलिए आप धर्म से अलग होकर चल के बात करते हैं। एक तस्वीर मेरे सहयोगियों से कहूंगा कि पटियाला के एएसआई की तस्वीर दिखाई जाए, जो एक सिख धर्म के हैं और एक सिख हमारे साथ बैठे हुए हैं। और उस व्यक्ति की, एएसआई की, हरजीत सिंह की, जिस तरह से निर्ममता पूर्वक उस पर हमला हुआ, और हमला करने वाले किसी एक समुदाय के, हम लेकिन पूरे समुदाय को दोषी नहीं मानते, हम तथाकथित कहते हैं, हम दो समुदाय कहते हैं। ये हमारी परंपरा है पत्रकारिता में। ना हम हिंदू लिखते हैं, ना मुस्लिम लिखते हैं, ना सिख लिखते हैं, ना ईसाई लिखते हैं। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वो तस्वीर जरूर दिखाएं एएसआई हरजीत सिंह की। एक व्यक्ति सिर्फ पास मांगने पर कानून के हाथ काटने की हिमाकत करता है। और आप सबको पता है, आप राजनेता हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। लेकिन कानून के हाथ काटने की हिमाकत जो करते हैं वो धर्म के लोग नहीं होते हैं, वो अधर्मी होते हैं। वो किसी एक समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। और हमारा हीरो, हम बार बार कह रहे हैं, सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो बदलो। और हम कह रहे हैं कि हमारे हीरो हरजीत सिंह जैसे एएसआई हैं, जिनको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न केवल उनका प्रमोशन किया बल्कि उनका हौसला बढ़ाया और कहा मैं कैप्टन हूं, मैं फौजी हूं और मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। मेरी पुलिस के कांस्टेबल का, अफसरों का हाथ काटने वालों को इसकी सख्त सजा मिलेगी। हमको एक सुर में बोलना होगा जनाब। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिन्हा साहब, हमारा ना तो किसी आइडियोलॉजी को लेकर विरोध है, ना किसी धर्म को लेकर विरोध है, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप जरा। बैरिकेड पर एक गाड़ी आती है, पूरी ताकत के साथ वो जोर लगाते हैं, पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं,
और ये तस्वीरें आप देखेंगे तो विचलित हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि आपको विचलित होना चाहिए, क्योंकि आपको जनता आपकी पार्टी को चुनती है और आप इस तरह से जब लड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि साहब हमने गलत लोगों को चुना है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देश को बुरे वक्त में साथ लेकर चलें, एक सुर में बोलें। तस्वीर देखिए, निहत्थे पुलिस वाले लाठियों के दम पर उनको रोकने की कोशिश करते हैं और गाड़ी की रफ्तार देखिए, सारे बैरिकेडिंग गिराती हुई आती है। ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। या किसी एक धर्म का व्यक्ति नहीं है। और देखिएगा, वो व्यक्ति खुद अपना हाथ कटा हुआ हाथ में लेकर चलता है और कहता है कि कानून के हाथ काटने वालों के हाथ चाहे जितने लंबे हों, लेकिन मेरा हौसला इतना बुलंद है कि उसके आगे सब फीके पड़ जाएंगे। और हम ऐसे बहादुर को सलाम करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी के जुड़े हुए लोग हों, किसी भी धर्म के जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन वो सब देश के खिलाफ हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि असली हीरो ये हैं। फिल्मों के हीरो नहीं हो सकते, क्रिकेटर्स हमारे हीरो नहीं हो सकते। हमारे हीरो वो लोग नहीं हो सकते जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास अकूत दौलत है, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी जमीनें हैं। हीरो हमारे ये हैं एएसआई हरजीत सिंह, जिनको सब इंस्पेक्टर बनाया गया है। हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी पार्टी के अपने समर्थकों को कहें कि ये है हमारे असली हीरो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सिन्हा साहब कि जब हम लड़ते हैं तो ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। वो साधुओं की 2 हत्या से जुड़ा मामला, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे इस तरह से हाथ काटने का मामला हो, और चाहे डॉक्टरों पर हमला करने का मामला हो, वो निंदनीय है। देखिए, इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बायोलॉजिकल वारफेयर का एक विश्व युद्ध से झेल रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का एक आफत आई हुई है, एक संकट आया हुआ है जिसका कि हम सामना कर रहे हैं। जहां तक प्रश्न है कि कोई भी संगठन हो या विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, वह पहचाना जाता है अपने सदस्यों और अपने नागरिकों के व्यवहार से। वह चाहे संगठन या उस राष्ट्र का लक्ष्य चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे जितनी अच्छी पुस्तक वो पढ़ते हो, और चाहे जितना अच्छा वो संविधान बनाए हो, परंतु उनके नागरिकों का चरित्र और व्यवहार यह बताता है कि वह संगठन कैसे लोगों का उत्पादन कर रहा है। तबलीगी जमात के लोगों ने जो व्यवहार पूरे राष्ट्र में किया है, चाहे वह इलाहाबाद के प्रोफेसर का व्यवहार हो, चाहे क्वारंटाइन में रहने वाले जो तबलीगी जमात के सदस्य रहे हैं उनका व्यवहार रहा हो, संपूर्ण राष्ट्र ने यह देख लिया है कि यह जमात न तो देश हित में है, न इस्लाम के हित में है, और न यह दुनिया के हित में है। और इसलिए मैं स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का कि जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि ऐसे संगठन पर जिसके लोग इस प्रकार का संविधान विरोधी, समाज विरोधी और युद्ध के मैदान में दगा देने वाले लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई संविधान के दायरे में रहते हुए किया जाना चाहिए। मौलाना साद साहब ने जो कृत्य किया है और कर रहे हैं, उनको बचाने का कार्य नहीं होना चाहिए। मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि इस पैनल पर 8 लोग स्टूडियो सहित बैठे हुए हैं और सभी को एक स्वर में मौलाना साद की भर्त्सना करनी चाहिए। मौलाना साद को पता है कि उनके खिलाफ कसदन कत्ल का मुकदमा भी है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है, हवाला के केस भी उनके ऊपर, सरकार के और संविधान के अनेक धाराओं को तोड़ने का आरोप उनके ऊपर स्पष्ट रूप से लगा हुआ है, नोटिस जा चुकी है। उनको एक अनुरोध ये किया गया पुलिस के द्वारा कि आप किसी सरकारी अस्पताल में अपने कोरोना की जांच करा लें और उसका सर्टिफिकेट लेके प्रस्तुत करें, मगर उस शख्स ने कतई अपने को किसी सरकारी अस्पताल में जांच कराना उचित नहीं समझा। चलिए अब जहां सिन्हा साहब आपको रोक रहा हूं मैं। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल नंदी हमारे साथ जुड़ गए। नंदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमको सुन पा रहे हैं क्या नंदी जी? जी, कैसे लग रहे हैं हालात आपको इस समय? हम कह रहे हैं कि मौलाना साद को ना तो यूपी की पुलिस पकड़ पाई, ना केंद्र की पुलिस पकड़ पाई। केंद्र की मतलब दिल्ली की जो केंद्र की सरकार के अंडर में आती है, और दूसरा एजेंसियां उसके पीछे लगी है, लेकिन महीना भर होने को है, आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पकड़ गए जिसने कोरोना का जहर बांट दिया, मौत का जहर।
आवाज नहीं आ रही आपकी भैया, रुक के आ रही है आवाज नहीं आ रही। एक बार जरा नंदी जी की आवाज सुनवाइए, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश सुनना चाहता है, पूरा देश सुनना चाहता है नंदी जी की आवाज को, क्योंकि काफी बुलंद आवाज है। इलाहाबाद से राजनीति करते हैं, यूपी की कैबिनेट में हिस्सा है। नंदी जी, आपके पास जो मंत्रालय है उसके हिसाब से हम ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साद की तलाश में आज क्राइम ब्रांच शामली में उनके फार्म हाउस पर पहुंची थी। ईडी की टीम जांच कर रही है, 24 लोगों से पूछताछ हुई है, उनके खातों की जांच हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो साद जो है, जो जहर बांट रहे हैं, जो प्रसाद बांट रहे हैं जहर का, वो और दूसरा सरकार की नाकामी क्या है कि एक व्यक्ति जो सर्विलांस पर है, जो सिस्टम को धोखा दे रहा है, उसको आप पकड़ नहीं पाया अभी तक? इतने लोगों को जहर बांट चुका है वो। देखिए, यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, और जहां तक मौलाना साद की बात है, आपने देखा है कि किस तरह से उसने जहर उगलने का काम किया है और समाज को भड़काने का काम किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि बिना जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव के हम सबका सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। आज जहां पूरा भूमंडल, पूरा विश्व कोरोना की चपेट में है, उनकी सूझबूझ, उनके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण आज जो हमारी स्थिति है देश की, और अभी अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र धर्म का किस तरह से पालन करने का काम किया, और 2000 जो ये कोरोना की लड़ाई चल रही है, टीम 11 की मीटिंग कर रहे थे, उस वक्त उन्हें पता चला उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। उसमें भी बिना विचलित हुए उस मीटिंग को खत्म करके इस प्रदेश की 23 करोड़ जनता को कैसे हम बचा पाएं, कैसे उनको सुरक्षित रख पाएं, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अभी तक 1507 जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें 938 तबलीगी जमात के हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग इसको छिपा रहे हैं, छिपाना नहीं चाहिए, इससे और लोग संक्रमित ना हो जाएं, इसके लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होने के नाते, कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कहीं पर उनके मन में डर का भाव नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, और खुद सामने आकर के अपनी जांच करानी चाहिए। आप जांच कराएंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार का, आपके आस पड़ोस में भी संक्रमण नहीं फैलने पाएगा। लेकिन नंदी जी, मतीन साहब कह रहे हैं, मतीन खान साहब कह रहे हैं, नंदी जी, प्रदेश सरकार पूरी, नंदी जी, मतीन खान साहब कह रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू मुसलमान के खांचे में बांट रहे हैं आपकी पार्टी इस लड़ाई को। मतीन खान साहब बताइए, पूछिए मंत्री जी से सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी नंदी जी ने बहुत अच्छी बात क्या कह रहे हैं कि एक जो भय है वो भय निकलना चाहिए। लोग, पुलिस के लोग जो हैं या और आवाम जो क्वारंटाइन जा रहे हैं, उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। अब मतीन खान साहब आप रुकिए, की खबरें आ रही हैं, मतीन खान साहब आप रुकिए, इस तरह से कि उनको मतीन खान साहब, मतीन खान साहब आप रुक जाइए, आप इसको जो है, मतीन खान साहब आप रुक जाइए, नंदी जी, नहीं, नंदी जी आप बोलिए, नंदी जी आप बोलिए और आश्वस्त करिए, आप सरकार के मंत्री हैं और पूरा प्लेटफॉर्म है। मतीन खान साहब आप गंभीरता से सुनिएगा आप इसको। हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के, जो भी संक्रमित है व्यक्ति, उसको क्वारंटाइन करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, हम पूरे समाज को बचाने के लिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना की लड़ाई की टीम 11 की टीम बनी है, उस मीटिंग को करते रहे। वो इतनी बड़ी, अपने पिताजी की मृत्यु होने पर वहां नहीं गए और वहां ना जाने का निर्णय लिया, तो वो उनके मन में है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 23 करोड़ लोगों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं।
इसमें किसी भी तरह से ये कहना कि जाति धर्म मजहब, बिना जाति धर्म मजहब के 938 अगर तबलीगी जमात के हैं तो 1507 लोग हैं, तो 600 और लोग भी हैं। तो जो भी लोग इस बीमारी को छिपा रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल भी न घबराए, छिपाए नहीं, और आप सामने आकर के खुद अपने आप को पुलिस के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से अपनी जांच कराएं। इससे आप और आपका परिवार, आपका मोहल्ला सब संक्रमित होने से बचेगा। और हम कुछ लोगों बहुत को अच्छी बात इस चीज की आजादी नहीं देंगे कि वो पूरे प्रदेश को बीमार करें, पूरे प्रदेश को संक्रमित करें। या दूसरे लोग भी इस तरह से जो है, जिस तरह से वो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और नंदी जी ने जितनी साफ और सच बात की है कि ये एक महामारी है, नफरत फैलाने की बात आप कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से टीवी पर खड़े होकर के, टीवी पर बैठ टेलीविजन पर डिबेट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो नफरत तो आप फैला रहे हैं। सराह रहा हूं, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूं। नहीं, आप मेरी तारीफ मत करिए, लेकिन आप इस तरह से बात मत करिए। नंदी जी, तारीफ आपको इसलिए स्वीकार करनी पड़ेगी कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं मतीन खान साहब से कहूंगा कि हमको थोड़ा सा संयम इसलिए रखना पड़ेगा कि हम सब मिलके ही एक रास्ता दिखाएंगे लोगों को, और हमारी भी जिम्मेदारी है। आप सब कोरोना वॉरियर्स हैं। नंदी साहब लगे हुए हैं, टीम 11 लगी हुई है, समीर जी लगे हुए हैं, त्रिवेदी जी लगे हुए हैं, सिन्हा साहब लगे हुए हैं, सरदार जी लगे हुए हैं, और अभी हमारे 2 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, एक शोएब रजा है, एक राहुल मिश्रा है। हमारी जोड़ी देखिए आप, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं हम। शोएब रजा भी काम कर रहे हैं तो राहुल मिश्रा भी काम कर रहे हैं। पंडित जी की और रजा साहब की जोड़ी है। तो जरा आप लोग इस गंभीरता को समझिएगा। पहले हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। नंदी जी का जुड़ना हमारे लिए इसलिए भी अच्छा मंच है कि नंदी जी न केवल यूपी सरकार के मंत्री हैं, बल्कि एक व्यक्ति जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स की जिम्मेदारी है, उनसे हम और सवाल लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।